अपने यहाँ देख लीजिए कि सड़क से लेकर संसद भवन तक सिर्फ एक ही मुद्दा पे चर्चा हो रहा है और एक ही आदमी का चर्चा हो रहा है। सिर्फ अडानी की बात हो रही है और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की बात हो रही है। रोड पे लोग अडानी से जवाब मांग रहे हैं कि भाई जवाब दो, और संसद भवन के अंदर रोड छाप लहजे में बड़े बड़े नेता जो है उस सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि अडानी के नाम पे आप जवाब दो। लेकिन और लोगों को ये भी लग रहा है कि अब तो अडानी भाई बर्बाद हो गया, अडानी रोड पे आ गया और उनकी कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है ना। क्योंकि अडानी कंपनी, अडानी जो है वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पे थे और दूसरे स्थान से लुढ़क कर सीधे 22वें स्थान पे चले गए और अभी जो फिर 17वें स्थान पे, 17वें स्थान से अभी 10वें या 11वें स्थान पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इन सारे हो हल्ला के बीच में जो है इजराइल ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया और इतना बड़ा गेम कर दिया कि पूरा का पूरा जो है ना ये चैप्टर ही पलट कर दिया, गेम चेंजर साबित हुआ है। इजराइल ने अपना हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया है कि अब इजराइल के हाइफा पोर्ट की देखरेख जो पूरी तरीके से अडानी ग्रुप करेगी। दरअसल ये पोर्ट अडानी को नहीं मिला है, ये जो पोर्ट है ये भारत सरकार को मिला है। अब आप सोच रहे हो भाई भारत सरकार को मिला फिर अडानी तक क्यों गया, क्या इसमें मोदी जी का कोई हाथ है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इजराइल वाले कोई बेवकूफ है नहीं। बात दरअसल ये है कि ये डील जो है वो 2022 में ही हो चुका था, अभी सिर्फ उनको हैंड ओवर किया गया। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर अडानी बर्बाद हो जाते, अडानी की कंपनी खत्म हो गई होती तो ये डील कैंसिल भी हो सकती थी या फिर ये डील किसी और के पास चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो खुद आए और उन्होंने गौतम अडानी को हैंड ओवर किया वो पोर्ट। अब आपको लग रहा है कि भाई क्या ये मोदी की बातें क्यों कर रहा है, क्यों मोदी की तारीफ कर रहा है? देखिए, थोड़ी देर के लिए आप अपनी राजनीतिक विचार और राजनीतिक जो झुकाव उसको साइड में रखिए और रियलिटी को समझिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जो यहाँ पे दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता कि अडानी की कंपनी जो है उसने स्कैम किया होता तो अभी तक ये कंपनी वाकई में बर्बाद हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पे थे, इस ऐसे स्कैम बताया गया, उसके बाद 22वें स्थान पे है। फिर वहां से रिकवर भी होना शुरू हो गया है, उनका जो शेयर मार्केट था, शेयर वैल्यू तो खुद से बढ़ने लगा। उसके बाद 17वें स्थान पे आया, 17वें स्थान से 11वें या 10वें स्थान पे अभी आके वो रुके हुए हैं। हाँ, ये बात जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा, बट अगर स्कैम यहाँ पे पता चला कि बिल्कुल भी कोई स्कैम नहीं है, स्कैम होता तो अब तक ये बर्बाद हो चुके होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ये क्यों ऐसा कर रहा है? भाई इसके करने के पीछे रीजन क्या है? कोई समाज सेवा कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। इसके पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का भी अपना ही फायदा है, अपना ही बिजनेस स्ट्रेटजी है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है ये शेयर मार्केट में पैसे लगाती है और इसने भी अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे और इसके लिए जरूरी था कि जब ये अडानी ग्रुप की शेयर गिरता तभी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को फायदा होता, यानी कि इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब यहाँ मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है आप दूसरे वीडियो में किसी और के वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट सेलिंग में यही होता है शेयर मार्केट में कि जब कंपनी का शेयर गिरता है तभी उस कंपनी में पैसा लगाने वाले को या फिर बेचने वाले को फायदा होता है। ये पूरा टेक्निकल चीज शेयर मार्केट का आप लोग देख लीजिए। ओके, लेकिन इसका एक मामला जो है वो भारत की राजनीति से भी जुड़ा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबके बीच में आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम बार बार यहाँ सामने आके एक दूसरे से बातें करते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इजराइल ने ही ऐसा किया है, बल्कि इजिप्ट भी यहाँ पे गेम चेंजर बनकर आया है। उसने एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर दिया। आपको पता ही है कि जो रिपब्लिक डे का समारोह था उसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी चीफ गेस्ट बन के आए थे और चीफ गेस्ट बन के आया, उसके बाद वो भारत से इतना प्रभावित हो गया है कि उन्होंने भारत की तारीफों की पुल बांध दी। उसके बाद उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि जो स्वेज कैनाल है, जिसको ट्रेड के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, लगभग सारे ट्रेड जो भी समुद्री व्यापार है उसके तहत होता है, उन्होंने कह दिया कि इजिप्ट के पास में अगर इंडिया चाहे तो यहाँ पे अपने लिए जमीन एक्वायर कर सकता है और यहाँ पे पोर्ट बना सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो एग्रीमेंट होगा और ये जो टेंडर होगा ये भी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को ही जाएगा। वो इसलिए नहीं कि मोदी के दोस्त हैं जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भारत में सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और सबसे सक्षम कंपनी है पोर्ट वगैरह की देखरेख उसको बनाने के मामले में, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है ना ये अडानी के लिए कहीं ना कहीं एक बैकबोन बन के साबित हो रहे हैं इस स्थिति में अडानी की मदद कर। अब इसके पीछे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उस कंपनी का क्या इंटेंशन था, उसको अपना कमाना था, कोई भी ऐसी समाज सेवा करना नहीं था। अब इसका भारतीय राजनीति से क्या लेना देना है, भारतीय राजनीति से क्या तात्पर्य है, इस पर बात करते हैं। देखिए,
अभी के टाइम में भारत में जो राजनीतिक दल हैं, जो खासकर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो दलें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब उनके पास राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो सक्षम बचे ही नहीं है। या फिर अगर किसी मुद्दे पर राजनीति करना शुरू भी करते हैं तो लोग उनकी ही बुराई करने लगते हैं, उनकी खिंचाई करने लगते हैं और उनको ही ट्रोल करके रख देते हैं। तो अब यहाँ पे जो बहुत बुरी बात है कि अब यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां हैं अब भारत से बाहर के लोगों को ला रही है। मकसद सिर्फ इतना ही है कि अभी की जो वर्तमान की सरकार है उस सरकार को बदनाम किया जाए और उसको सत्ता से बाहर किया जाए। ये बिल्कुल ही तरीका गलत है राजनीति का। आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का रिपोर्ट आया, इसमें किसको घसीटा गया? मोदी को। भाई कहा गया कि अडानी, लेकिन घसीटा किसको गया? मोदी को। यहाँ पे संसद भवन के अंदर पढ़े लिखे नेता जो है वो रोड छाप लहजे का प्रयोग कर रहे हैं और मोदी से कह रहे हैं जवाब दो। इससे जस्ट पहले क्या आया कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके पीछे रीजन क्या था? मोदी को बदनाम करने का। भाई एक बात बताओ, 22 साल पहले 23 साल पहले एक इंसिडेंस होता है, उससे आप 21-22 साल पहले बाद में आप फिल्में बनाते हो, क्या मतलब? उसी टाइम बनाते ज्यादा अच्छा रहता। बेसिकली इसका पूरा तार जुड़ा है भारतीय राजनीति से। अभी की वर्तमान सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश चल रही थी। इससे पहले आप थोड़े से जाइए तो नुपुर शर्मा का जो मामला था, कंट्रोवर्सी था कुछ भी नहीं। एक इंसिडेंस हुआ बस ऐसे डिबेट के अंदर में, उसके 40-45 दिन बीत जाने के बाद जो मुस्लिम कंट्री उस पर रिएक्ट करना शुरू करती है। ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करने के बाद ही आया गया। ये सब कुछ ऐसा बताता है, जब आप इस पर नजर डालेंगे, थोड़ा सा अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग करके पूरे न्यूट्रल होकर आप इस पर जब ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि एक सारा का सारा एक सीक्वेंस है जिसका एक ही मकसद है कि अभी की जो पार्टी, अभी की जो सरकार है उसको बदनाम किया जाए। और ये भी बताता है कि जो विपक्षी पार्टी है उसके पास राजनीति करने के लिए अब कोई मुद्दा बचा नहीं है या फिर वो सक्षम नहीं है, इसीलिए देश के अंदर राजनीति न करके देश से बाहर जाकर राजनीति कर रहा है। इसमें मेरा विचार यही है कि देश के बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करके राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है, देश को बदनाम करके राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाइए और आप खुद राजनीति कीजिए, खुद सामने आइए, अपनी जो सक्षमता है उसको आगे रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, आपको फायदा मिल सकेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में? अपना विचार जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।